अब हम बात करेंगे नेशनलिज्म की एंड इंपीरियलिज्म की, यानी राष्ट्रवाद क्या है और साम्राज्यवाद क्या है। नेशनलिज्म इज द प्राइड वन हैज फॉर देयर कंट्री, वैल्यूज, कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, एक्सेट्रा. They love what they are born as and take every opportunity to show their pride with happiness. तो नेशनलिज्म क्या है यानी राष्ट्रवाद क्या है? ये लोगों के किसी समूह की उस आस्था का नाम है जिसमें वे खुद को साझा इतिहास, परंपरा यानी ट्रेडिशंस, भाषा, जातिवाद और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं. नेशनलिज्म क्या है? राष्ट्रवाद का अर्थ है राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत. फॉर एग्जाम्पल, किसी एक विशिष्ट भूभाग में लोग केवल रहते हैं इसलिए राष्ट्र नहीं बनता. उसके लिए सदियों से रहते हुए उसके साथ एक भावात्मक, रागात्मक संबंध स्थापित होना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि यह भूमि मेरी माँ है, मैं इसका पुत्र हूँ और पुत्र होने के नाते हम सब एक हैं, हमारे पूर्वज एक हैं, हमारी संस्कृति एक है. तो राष्ट्र के प्रति ऐसी भावना रखना ही राष्ट्रवाद है, यानी दिस इज नेशनलिज्म. फॉर एग्जाम्पल, इंडियंस एक्सप्लेनिंग गंगा आरती प्रेयर नियर गैंगेज रिवर इन इंडिया फॉर एवरीवन्स वेल-बीइंग एज अ ट्रेडिशन विद प्राइड एंड वेलकमिंग विजिटर टू डू द सेम इन वाराणसी. So we feel pride, and we don't leave any opportunity left to show our pride with happiness. Second, like Ukrainians का एक डांस होता है गोपक डांस. So they perform गोपक डांस for an international audience. So they show their culture, traditions and feel proud in it. What is imperialism? Imperialism is when you take that pride and force it down onto others. यानी इम्पीरियलिज्म क्या है? एक पॉलिटिकल सिस्टम है इन विच अ रिच एंड पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अदर कंट्रीज यानी कॉलोनीज विच आर नॉट एज रिच एंड पावरफुल एज इटसेल्फ. यानी जो साम्राज्यवाद है ये वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार कोई भी महत्वाकांक्षी राष्ट्र यानी कोई भी पावरफुल कंट्री, नेशन स्टेट अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है. और यह हस्तक्षेप राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य किसी भी प्रकार का हो सकता है. यानी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट अपनी सीमाओं के बाहर जाकर दूसरे देशों और राज्यों में हस्तक्षेप करता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश यानी ब्रिटेन कॉलोनाइजिंग एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज. सो दिस इज इम्पेरियलिज्म. अब हम बात करेंगे इम्पेरियलिज्म और नेशनलिज्म में एक्चुअली में क्या डिफरेंस है, यानी नेशनलिज्म एंड वर्सेस इम्पेरियलिज्म. कहाँ पर नेशनलिज्म इम्पेरियलिज्म बन जाता है? तो नेशनलिज्म जो है ये एक देश प्रेम की भावना यानी एक पेट्रियोटिक फीलिंग होना, अपनी कंट्री को सबसे ऊपर मानना. दिस इज नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद. इम्पेरियलिज्म क्या है? हैविंग द फीलिंग ऑफ बीइंग बेस्ट ओनली, यानी मैं ही सबसे अच्छा हूँ, केवल मैं ही सबसे अच्छा हूँ और मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ. दिस इज इम्पेरियलिज्म. जैसे कि ब्रिटेन जो है वो पावरफुल कंट्री है, अपने देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, अच्छा किया है. they are good, they are best for their country. बट इंडिया पर आकर उन्होंने कब्जा किया, इंडिया को कंट्रोल किया कि हम अच्छे हैं, आप पर कंट्रोल कर सकते हैं. दिस इज इम्पेरियलिज्म. नाउ वी कैन से कंट्रीज आर शिफ्टिंग फ्रॉम नेशनलिज्म टू इम्पेरियलिज्म. नेशनल सेंटिमेंट्स अरोज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट. यानी जो कंट्रीज़ पहले मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम्स के अंदर थी तो वहाँ के लोगों में धीरे धीरे नेशनल सेंटिमेंट्स जागे, उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराया, यानी वो नेशन स्टेट्स बने. दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट. सो दिस वॉज नेशनलिज्म, दिस इज नेशनलिज्म. देन दीज नेशन स्टेट ट्राई टू डोमिनेट ऑन अदर्स लेस पावरफुल. तो जब ये कंट्रीज नेशन स्टेट बन गई
तो उन्होंने दूसरी कंट्रीज जो लेस पावरफुल थी उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की. दे ट्राई टू डोमिनेट लेस पावरफुल कंट्री. सो दिस वॉज इम्पेरियलिज्म. तो क्या हो रहा था, यूरोप की जो अलग कंट्रीज थी, सारी कंट्रीज थी, अब वो नेशनलिज्म से इंपीरियलिज्म की तरफ शिफ्ट हो रही थी. तो नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड आफ्टर द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी. यानी नेशनलिज्म अब इंपीरियलिज्म की तरफ बढ़ रहा था. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे बाल्कन्स का. अब बाल्कन्स क्या है? Balkans, the most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. यानी 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था बाल्कन क्षेत्र. यानी यहाँ पे बहुत टेंशन थी. बाल्कन क्या इज अ ज्योग्राफिकल एरिया in southeast Europe with various geographic and ethnic variation. It is the area around Mediterranean Sea. यानी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भौगोलिक और जातीय विभिन्नताएं थी, एथनिसिटी बहुत थी, जोग्राफिकली भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस थी. आप मैप में मैं आपको दिखाती हूँ. ये हमारा वर्ल्ड मैप है. वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे ये अफ्रीका के ऊपर ये मेडिटेरेनियन सी यहाँ पर है. तो इसके पास ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास एरिया लगता है, दिस इज़ बाल्कन रीजन. तो बाल्कन रीजन में क्या क्या इंक्लूड होता था वो हम देख लेते हैं. द मोस्ट टेंशनड एरिया बाल्कन्स. इसमें कौन कौन से रीजन आते थे जो आज की डेट में, जो मॉडर्न डे में रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनीग्रो. ये रीजन जो आज की डेट में जो मॉडर्न डे ये कंट्रीज़ हैं, ये सारे बाल्कन रीजन में आते थे. तो ये वाले रीजन में जो लोग रहते थे इनको स्लाव्स बोलते थे. इनहेबिटेंट्स वर कॉल्ड स्लाव्स. तो ये वाला जो एरिया था जो मेडिटेरेनियन सी के साथ लगा हुआ था, बाल्कन एरिया रीजन, ये ओरिजिनली वॉज अंडर ऑटोमन एम्पायर. ये पहले ऑटोमन एम्पायर के अंडर था. लेकिन क्या हुआ ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, जो ऑटोमन एम्पायर था ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, ऑटोमन एम्पायर क्या हुआ, सॉट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन. उसने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करी आधुनिकरण के जरिए, इंटरनल रिफॉर्म्स यानी अपने जो आंतरिक सुधार है उनके जरिए अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की. लेकिन उसको सफलता नहीं मिली. इट डिडंट गेट मच सक्सेस, गेट लिटिल सक्सेस. तो क्या हुआ कि जो ऑटोमन एम्पायर था वो क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया. डिसइंटीग्रेट हो गया यानी उसका विघटन हो गया. यानी ऑटोमन एम्पायर जो हो गया वो टूट गया. और साथ में जो ये बाल्कन रीजन था, इनमें लोगों के अंदर जो रोमांटिक नेशनलिज्म यानी रोमानी राष्ट्रवाद की भावना जागने लगी थी. तो जब ये सब हुआ तो क्या हुआ, ये इन कंट्रीज़ ने जैसे ही ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो दीज कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस. मैनी कंट्रीज ब्रोक अवे एंड डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस. आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, मैनी कंट्रीज ब्रोक अवे एंड डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस. तो ये कंट्री ने अपने आप को अलग कर लिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित, यानी अपने आप को जो अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर दिया. ऑटोमन एम्पायर से निकालकर इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया. दीज कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस. इन कंट्रीज को इंडिपेंडेंस तो मिल गई बट दे वर ऑन द वे टू इम्पेरियलिज्म. यानी इंडिपेंडेंस मिलने के बाद अब इनका रास्ता किस तरफ चल दिया, साम्राज्यवाद की तरफ. दे वर ऑन द वे टू इम्पेरियलिज्म. New countries evolved after disintegration of Ottoman Empire. They wanted more territories at the expense of others. Thus, this region became the fertile grounds of conflict. यानी बाल्कन राज्य जो थे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाके हथियाने की उम्मीद रखता था. तो बाल्कन क्षेत्र में इतना ज़्यादा टकराव हो गया था, एक भारी टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी. सो दस दिस रीजन बिकेम द फर्टाइल ग्राउंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. ऑल बाल्कन कंट्रीज सीक्स टू कैप्चर मोर एंड मोर टेरिटरीज. वो चाहते से ज़्यादा हथियार इलाके अपने टेरिटरीज अपने कब्जे में लेना चाहते थे. और साथ में जो अदर यूरोपियन पावर्स थी लाइक रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वर कीन टू एक्सटेंड इट कंट्रोल ओवर द एरिया. तो जो दूसरी जो यूरोपियन जो बिग पावर्स थी जैसे रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी,
ये ताकतें भी बाल्कन पर अपनी शक्तियों की पकड़ को मजबूत करना चाहती थी, वहां पर अपना प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। तो इससे क्या हुआ, इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः वो प्रथम विश्व युद्ध में तब्दील हो गए। यानी दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर in the region and finally the First World War. Just to conquer more and more territories, this led to the series of war and finally First World War. So we can say in 1914 Europe was disaster because of nationalism aligned with imperialism. यानी साम्राज्यवाद से जोड़कर राष्ट्रवाद 1914 यानी 1914 में यूरोप को एक डिजास्टर की तरफ ले गया, यानी एक महाविपदा यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ ले गया। लेकिन इसी बीच क्या हो रहा था कि एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स चल रहे थे, यानी साम्राज्यवाद के खिलाफ मूवमेंट चल रहे थे, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ ने दूसरी कंट्रीज़ को भी अपनी कॉलोनीज़ बना रखा था, जैसे इंडिया को भी उन्होंने अपनी कॉलोनी बना रखा था। तो उनके खिलाफ एंटी इंपीरियल मूवमेंट चल रहे थे, यानी साम्राज्यवाद के खिलाफ मूवमेंट चल रहे थे, और दे वर एक्चुअली नेशनलिस्ट, वो एक्चुअल में राष्ट्रवादी थे, वो अपने आप को नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे। दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म नेशन स्टेट। सो आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स वॉज एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल, यानी समाज को राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट में गठित किया जाना चाहिए, एंड दिस इज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। सो नेशन स्टेट का आइडिया जो है दैट इज टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल।